सभी को नमस्कार। भारत के भूगोल में हम भारत के जो भौतिक स्वरूप थे उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले हमने भारत के जो विभिन्न भौतिक स्वरूप थे, जिसमें उत्तर पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान के बारे में वर्णन किया था। आज हम भारत का जो भौतिक स्वरूप है, जो प्रमुख भौतिक स्वरूप है, यह है प्रायद्वीपीय पठार है। इसका अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की, तो अनेक पर्वतों एवं नदियों की उपस्थिति के फलस्वरूप यह प्रायद्वीपीय पठार कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त हो गया है। इसका विवरण हम देखते हैं तो इस प्रकार पाते हैं। यदि हम आकृति में देखें इसे, तो हम इसको देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह भौतिक स्वरूप उत्तर में जो त्रिभुजाकार है उसका आधार है और नीचे में सकड़ा है। यदि हम जो इसका स्वरूप है, इसका जो विभाजन है, इसके बारे में बात करें, जो पर्वतों के द्वारा ये विभाजित हो गया है, तो उससे पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जो भौतिक स्वरूप है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार है, ये उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। एक पठारी भूमि है जो तीन और सागरों से घिरी होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। यह एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसका आधार उत्तर में एवं शीर्ष दक्षिण में स्थित है। इस भूखंड का विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिणी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस पठार की यदि बात करें तो इसकी जो बनावट है, जो संरचना है, वो आग्नेय चट्टानों द्वारा निर्मित है। विद्वानों के अनुसार यह पठार विश्व के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक भाग है। इस पठार की औसत ऊंचाई 480 मीटर से 760 मीटर के मध्य है। अपक्षय के कारण शैलें अत्यधिक खंडित हो गई है तथा यह पठार अनेक भूखंडों में विभाजित अनेक पठारों में विभक्त हो गया है, जैसे दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, कच्छ प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और दंडकारण्य का पठार। इस रूप में हम इसको देख पाते हैं। यदि हम मानचित्र में बात करें तो ये पठार जैसे देख पा रहे हैं हम, ये सामने अभी देखा मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्षिण में ये कर्नाटक पठार और विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं हमें दिखाई देती है। अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, मैकाल, महादेव, विंध्याचल और दक्षिण में देखें तो हम नीलगिरी, अन्नामुड़ाई जैसी पहाड़ें हमें दिखाई देती है। यह जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें हम देख पा रहे हैं कि यह प्रायद्वीप पठार दक्षिण पश्चिमी भारत में एक विस्तृत रूप में, सघन रूप में, एक सतत रूप में फैला हुआ है, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में यह खंडित अवस्था में है। इस पठार का यदि उत्तरी भाग की बात करें तो अरावली पर्वत, मालवा पठार द्वारा यह सीमांकित है और इसके उत्तर में उत्तर का मैदान है। यदि हम बात करें दक्षिण में तो इस प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान है और पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान है। तो इस प्रकार हमने इस पठार को विभिन्न पठारों में विभक्त किया है। दक्कन का पठार, मेघालय का पठार, कच्छ प्रायद्वीपीय पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और दंडकारण्य का पठार। हम इन सब के बारे में विस्तृत देखते हैं। यदि बात करते हैं हम दक्कन के पठार की, दक्कन का पठार, यह पठार लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
यह बेसाल्ट निर्मित पठार है जिसमें लावा की अधिकतम गहराई 2000 मीटर तक पाई गई है। यह पठार पूर्व में अमरकंटक व सरगुजा तक और पश्चिम में कच्छ तक और दक्षिण में बेलगांव तथा दक्षिण पूर्व में राजमहेंद्र तक फैला है। यदि हम इस पठार की बात करें तो इस पठार की जो रचना है वो प्राचीन द्रव्यदार शैलों से हुई है। यहां जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बालू का पत्थर, क्वार्ट्ज व चूना पत्थर शैलों की अधिकता है। कोयला, मैग्नीज, लोहा, सोना, अभ्रक, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, लेटेराइट, हीरा आदि खनिज यहां प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। यदि हम इस पठार की मिट्टी की बात करें तो इसमें लोहांश युक्त उर्वरक लावा मिट्टी पाई जाती है और यह लावा मिट्टी कपास व गन्ने की उपज के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इसी वजह से हम देख पाते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में विशेषतया कपास की खेती अधिक की जाती है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के अधिक कारखाने हैं जिसका प्रमुख कारण है इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन और उसका मुख्य कारण है लावा युक्त मिट्टी का पाया जाना। यदि हम पठार की बात करें तो इसमें बात करते हैं हम तेलंगाना के पठार की। ये जो दक्कन का पठार है इसे भी लगभग 3 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में इसको बांटा गया है। नंबर 1 है तेलंगाना का पठार। गोदावरी नदी के द्वारा यह पठार 2 भागों में विभाजित है। उत्तरी भाग पहाड़ी तथा वन आच्छादित है जबकि दक्षिण का जो भाग है वो उर्मिल मैदान, यानी दक्षिणी भाग में उर्मिल मैदान पाए जाते हैं जो तालाब निर्माण के लिए आदर्श होते हैं। इसके बाद हम बात करें दक्कन के पठार की तो जो दक्कन का पठार है उसे हम कर्नाटक के पठार के रूप में भी देखते हैं, जिसका पहला हमने देखा तेलंगाना का पठार, अब दूसरा दक्कन के पठार के अंतर्गत हम देख रहे हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार 600 मीटर की ऊंचाई की जो समोच्च रेखा है इस पठार को 2 भागों में बांटती है। बाबा बुदन के पहाड़ इसी पठार पर स्थित है और बाबा बुदन के पहाड़ी आपको पता हो तो प्रसिद्ध है यह कहवा के लिए। यहां पर कहवा की खेती विशेषतया की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं जो दक्षिणी प्रायद्वीप पठार है उसे कई भागों में बांटा गया है। इसका एक भाग हमने देखा दक्कन का पठार और दक्कन का जो पठार है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। इसके बाद हम बात करते हैं इसी पठार की जिसमें नाम आता है मेघालय के पठार का। यहां की जो चट्टानें हैं मेघालय के पठार की जो चट्टानें वो छोटा नागपुर के पठार की चट्टानों से समानता रखती है। प्रारंभ में यह पठार मुख्य पठार से जुड़ा हुआ था। बंगाल की खाड़ी के निर्माण के दौरान यह पठार मुख्य पठार से अलग हो गया और कहा जाता है इस पठार के लिए जो मेघालय का पठार है वो पठार नदियों के द्वारा ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी के द्वारा इस दक्कन के पठार को जो मेघालय का पठार है उसमें विभाजित कर दिया गया है, बांट दिया गया है और एक गैप बना दिया गया है। लेकिन कहा जाता है कि पूर्व में जब हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं था, गंगाएं ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां प्रवाहित नहीं होती थी, तब ये पठार भी एक मुख्य पठार का ही भाग था। इसके बाद हम बात करते हैं कच्छ प्रायद्वीपीय पठार की। यह पठार लावा एवं टर्सरी चट्टानों से निर्मित है। जलोढ़ निक्षेप के कारण यह पठार मुख्य पठार से अलग हो गया है। यदि हम कच्छ के पठार की बात करें तो हम देख पा रहे हैं ये कच्छ का पठार है। तो यह जो ज्वालामुखी की क्रिया है उसके परिणाम स्वरूप
लावा के जमाव के परिणाम स्वरूप और टर्सी चट्टानों से निर्मित यह पठार मुख्य पठार से कुछ अलग दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ जलोढ़ का निक्षेप हुआ है। कई नदियां अपने साथ जो निक्षेप लेकर आती है यहाँ पर जमाव कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह पठार एक अलग सा पठार दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करें छोटा नागपुर के पठार की। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में यदि हम बात करते हैं तो छोटा नागपुर का पठार सबसे महत्वपूर्ण पठार माना जाता है। यह पठार झारखंड में रांची, हजारीबाग और गया जिलों में विस्तृत है। इस पठार में कई श्रेणियां स्थित है, जिनके मध्य महानदी दामोदर, सोन, सुवर्ण रेखा आदि नदियां गहरी घाटियों में प्रवाहित होती है। इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर से ऊंची है और यह पठार ग्रेनाइट नीच चट्टानों से निर्मित है, जहां कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, क्रोमाइट, कायोलिन, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, टंगस्टन, फेल्सपोर, क्वार्ट्ज, इमारती पत्थर आदि की प्रचुरता के कारण यह पठार खनिज भंडार कहलाता है, खनिजों का अजायब घर कहलाता है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह धनी पठार कहलाता है। इस पठार पर ऊपर उठे हुए संप्राय मैदान देखने को मिलते हैं, जो बाह्य शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित अपरदनात्मक जो शक्तियां हैं, आच्छादन की जो शक्तियां हैं, उनके परिणाम स्वरूप यह समतल संप्राय पेनिप्लेन का रूप धारण कर चुका है। और इस पेनिप्लेन की जो आकृतियां हैं वो हमें इस छोटे नागपुर के पठार में देखने को विस्तृत रूप से मिलती है। इसके बाद हम बात करें इस पठार की, तो इसमें हम बात करते हैं मालवा के पठार की। लावा निर्मित यह मैदान है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी ढाल गंगा घाटी की ओर है। इस पठार पर उर्मिल मैदान मिलते हैं। यदि हम लावा यानी मालवा पठार की बात करें तो मालवा का पठार भी त्रिभुजाकार पठार के रूप में आता है, जिसके दक्षिण में यदि हम मानचित्र में देखें तो इसके दक्षिण में हमें विंध्याचल, सतपुड़ा जैसे पर्वत हमें मिलते हैं। यदि पूर्व की तरफ बात करें तो महादेव पहाड़ी और उत्तर की तरफ बात करें तो अरावली पहाड़ी इसको घेरे हुए हैं। गंगा के डेल्टा तक इसका सामान्यतः विस्तार माना जाता है। यहां यह पठार अनेक स्थानों पर नदियों द्वारा खंडित हो गया है। इस पठार में महादेव, मैकाल, बराकार और राजमहल की पहाड़ियां मिलती है, जो मालवा के पठार का पूर्व विस्तार है। और ये पहाड़ियां वाराणसी तक विस्तृत है। हिमालय से भी अधिक प्राचीन विंध्याचल पर्वत अनाच्छादन की शक्तियों द्वारा ग्रसित होकर अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में रह गया है। यदि पठार के दक्षिण की बात करें तो इसमें आता है सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल की समानांतर श्रेणी है। यह श्रेणी सतपुड़ा की श्रेणी विंध्याचल पर्वत के समानांतर दिखाई देती है। दोनों के मध्य रिफ्ट घाटी मिलती है। दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों की मध्य स्थित है। इसका विस्तार गुजरात में राजपीपला पहाड़ी से लेकर पूर्व में पंचमढ़ी, मेकाता, सरगुजा पहाड़ी के रूप में रांची व हजारीबाग तक है। यह श्रेणी अधिकतर बेसाल्ट व ग्रेनाइट सेलों से निर्मित है, जिसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अनेक पर्वत शिखर मिलते हैं, जैसे पंचमढ़ी, अमरकंटक इत्यादि। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में ताप्ती नदियां प्रवाहित होती है। यहां दो नदियां प्रवाहित होती है, ताप्ती और नर्मदा, जो रिफ्ट घाटियों का निर्माण करती है, भ्रंश कगार का निर्माण करती है।
अमरकंटक के ठीक नीचे इसकी 6000 मीटर से ऊंची शिखर स्थित है। इसके बाद हम बात करें इसका जो अगला विभाजन है उसके बारे में, तो इसमें हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। यदि हम बुंदेलखंड की बात करें तो ये मालवा के पठार का एक भाग है। यह पठार प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से निर्मित है। इस पठार पर चंबल एवं यमुना नदियों द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया गया है। यमुना और चंबल नदी यहां पर बीहड़ों का निर्माण करती है, जो इस प्रदेश में एक विशिष्ट आकृति है। इसके बाद हम बात करेंगे बघेलखंड के पठार की। तो यदि हम मानचित्र में बघेलखंड का पठार देखें तो ये बघेलखंड का पठार ऐसे मालवा के पठार का ही एक भाग है। बघेलखंड के पठार के बारे में बात करें तो यह पठार बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इस पठार के उत्तर में सोनपुर पहाड़ियां एवं दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं दंडकारण्य पठार की। तो दंडकारण्य का जो पठार है, ये पठार अत्यंत ही उबड़ खाबड़ पठार है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अत्यंत विरल है और यह पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा क्षेत्र में मिलता है। तीनों राज्यों का क्षेत्र है, एक वन्य क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं इस पठार के बारे में। तो इसमें हम इस पठार के दो भाग हो रहे। यदि एक भाग की बात करें तो यह आता है इसका पश्चिमी घाट, जो इस पठार का पश्चिमी विस्तार है। और यह पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार समुद्र तट के समानांतर हमें दिखाई दे रहा है। समुद्र तट के समान स्थित है। ताप्ती की घाटी से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिम तक लगभग 1600 मीटर की लंबाई में यह फैला हुआ है। इस पठार का सागर की तरफ वाला जो भाग है एकदम खड़ा ढाल है, सीधा ढाल है। इस वजह से बरसात जो होती है वो इस भाग में अधिक होती, जबकि पूर्वी भाग में बहुत कम मात्रा में बरसात हो पाती है। हम इस पश्चिमी घाट की बात करें तो अरब सागर की ओर खड़ी दीवार जैसा तीव्र ढाल व्यापक निमज्जन क्रिया का प्रतीक है। यह घाट उत्तर में 50 किमी से लेकर दक्षिण में 80 किलोमीटर तक चौड़ा है। इनकी जो ऊंचाई 1000 मीटर है और इस पठार का जो सर्वोच्च ऊंचा भाग माना जाता है पश्चिमी घाट का, वो है दोदा बेटा। यदि इसके बाद हम बात करें इसी पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है वो नीलगिरी की पहाड़ियां और अनाईमुड़ी की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। इसी के अलावा पालने की पहाड़ी भी यहां स्थित है। यहां कुछ दर्रे हमें दिखाई देते हैं, जिनमें भोर घाट, पाल घाट और एक चैनकोटा है इत्यादि। इसमें हमें दर्रे मिलते हैं जिनसे रेल मार्ग जैसे परिवहनों का विकास किया गया है। इस जो पश्चिमी घाट है यहां पर भीमा, गोदावरी, कृष्णा नदियां पूर्व की ओर एवं ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जब हमने ताप्ती के बारे में बात करी थी तो ये जो पर्वतमाला है, ताप्ती और गोदावरी जो नदियों के मध्य पर्वतमाला है, वो सतमाला श्रेणियां तथा भीमा, कृष्णा नदियों के मध्य महादेव श्रेणी स्थित है। यदि इसके बाद हम बात करें पूर्वी घाट, जो भी इस प्रायद्वीपीय भाग का एक अवशेष माना जाता है, जो पूर्व की ओर स्थित है। और ये पूर्वी घाट
प्रायद्वीप के पूर्व तट पर समानांतर महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। उत्तर में ये घाट उड़ीसा में 200 किमी चौड़े हैं, किंतु दक्षिण में केरल में 100 किलोमीटर चौड़े हैं। पश्चिमी घाट की भांति श्रृंखलाबद्ध तथा अधिक ऊंचे नहीं हैं और इनकी जो औसत है वो 760 मीटर है, किंतु उड़ीसा के कोरापुत जिले के निमयगिरी तथा गंजाम जिले के महेंद्रगिरी 1500 मीटर से भी अधिक ऊंचे पर्वत शिखर है। इन पहाड़ियों की रचना भी नीस और 4 नोकाइट शैलों से हुई है। नल्लामलई व पालकोंडा पहाड़ियाँ कुड़प्पा व कुर्नूल श्रेणी क्रम की शैलों से निर्मित है। इनका जो दक्षिणी विस्तार है वो जावदे की पहाड़ियाँ हैं। तो ये जो इस्तलाक करते हैं जो घाट है ये प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग माने जाते हैं। हमने शुरुआत में बात की थी कि जो प्रायद्वीपीय जो पठार है इनसे कई नदियों का उद्गम हुआ है। जैसे पश्चिम की ओर कुछ नदियां प्रवाहित होती है जिनमें ताप्ती है, नर्मदा है। नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य प्रवाहित होती है और ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर भी कुछ नदियां प्रवाहित होती है, इसमें महानदी प्रमुख है। इसके अलावा गोदावरी है, कृष्णा है, पेनार है, कावेरी है। ऐसी कई नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकल पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। हम बात करें प्रायद्वीप की, भारत की, तो जब हमने शुरुआत में बात की थी तो यह क्षेत्र सबसे प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है जिसमें आग्नेय शैलें प्रमुख है। इसके अलावा इसमें कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती है। ये खनिज संसाधन की दृष्टि से अति उत्तम क्षेत्र माना जाता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज पाया जाता है और संगमरमर पाया जाता है। चूना पत्थर भी मध्य प्रदेश में इन अवसादी चट्टानों में और इस प्रायद्वीपीय पठार में मिलता है। बिहार उड़ीसा में लोहा व कोयला और कर्नाटक में सोना पाया जाता है, मिलता है। आंध्र प्रदेश में कोयला, हीरा आदि आर्थिक महत्व के खनिज इस प्रायद्वीपीय पठार में हमें मिलते हैं। और लावा मिट्टी से बना होने के कारण लावा की मिट्टी इस क्षेत्र में मिलती है, जिसके कारण कपास और गन्ने की खेती के लिए यह अति उत्तम क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टियां पाई जाती है जो चाय, कहवा तथा रबड़ के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इस प्रायद्वीपीय पठार गरम मसालों के लिए प्रसिद्ध है। उस प्रायद्वीपीय पठार में काजू, केला जैसे महत्वपूर्ण उपजें भी होती है। इसी क्षेत्र की हम बात करें जहां पर सदाबहार वनस्पति अत्यधिक वर्षा होती है, महासागरीय भाग के अत्यधिक नजदीक है। इस क्षेत्र में चंदन के वृक्ष, साल के वृक्ष, सागौन, शीशम आदि बहुमूल्य वनस्पतियां भी हमें मिलती हैं। इस क्षेत्र का अत्यधिक आर्थिक महत्व है क्योंकि यह क्षेत्र पठारी क्षेत्र है और पठारी होने के कारण नदियां प्रपात, जलप्रपात बनाती है और अनेक स्थानों पर उन जलप्रपातों के अनेक स्थानों पर विद्युत शक्ति की संभावना उपलब्ध है और वहां विद्युत शक्ति पैदा की जाती है। सामान्यतः इस भाग की जो जलवायु है वह अति शीतोष्ण जलवायु, अति उष्ण जलवायु है, किंतु पंचमढ़ी, महाबलेश्वर जैसे सुरम्य स्वास्थ्य वर्धक स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र। ऐसे बात करें हम अनायमुड़ी, तो यहां पर जो पर्वत श्रेणी है यहां पर भी ऊंटी जैसे स्थान मुख्य है। विषम धरातल होने के कारण यहाँ आवागमन के साधनों का समुचित विकास नहीं हो सका है। उत्तरी मैदान की तुलना में यहाँ कृषि भी अधिक विकसित नहीं है क्योंकि पठारी क्षेत्र चंबल व अन्य नदियों के भीड़ लंबी अवधि तक डाकुओं और सामाजिक तत्वों की शरणस्थली यहाँ पर रहे हैं। विंध्याचल में सतपुड़ा पर्वत प्राचीन काल से उत्तरी दक्षिण भारत के मध्य प्राकृतिक सांस्कृतिक अवरोध रहे। अतएव दक्षिण भारत में उत्तर भारत से सर्वथा भिन्न संस्कृति मिलती है। तो हमने प्रायद्वीपीय पठार
के अंतर्गत देखा, जो इसके विभिन्न भाग थे, जो इसका निर्माण था, जो इसके महत्व थे, उनके बारे में हमने देखा। किस प्रकार इस पठार का विभाजन किया गया है, इसके पूर्व में कौन कौन से पर्वत है, पठार है, कौन सी नदियां प्रवाहित होती है इत्यादि के बारे में हमने अध्ययन किया। विभिन्न इसके जो पठार थे उनके बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।